गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सेल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो था विद्युत रसायन, और इंग्लिश में इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने अभी तक विद्युत अपघट्य पढ़ लिए हैं कि विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा हमने ये पढ़ लिया कि विद्युत अपघटनी चालक, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक है ना, दो प्रकार के होते हैं। फिर धात्विक चालक वो होते हैं जिनमें की धारा का जो प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, और विद्युत अपघटनी चालक वो हैं जिनमें धारा का जो चालन है वो आयनों के कारण होता है। तो यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था। आज हम विद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। देखिए, जब मैंने आपको विद्युत रसायन के बारे में बताया था तो मैंने आपको ये कहा था कि विद्युत रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के आपसी अंतः परिवर्तन को पढ़ा जाता है। यानी कि विद्युत ऊर्जा जो है वो किस में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। तो इस चीज का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उस विषय को हम क्या कहते हैं, विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। और वो युक्ति, वो मशीन जो विद्युत ऊर्जा को तो किस में बदल देती है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है, और रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देती है, विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। तो वो जो युक्ति है उसको हमने क्या नाम दिया था, सेल। ठीक है भाई। अब इस आधार पर सेल जो है वो कितने प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे, देखो कि भाई एक सेल तो वो होंगे जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे। ठीक है, तो देखो सेल भी यहां पर हम ऊर्जाओं के अंतः परिवर्तन के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं उनको। एक तो कौन से होंगे, वो जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलेंगे, रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे। ठीक है, और दूसरे कौन से होंगे, जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देंगे, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो सेल दो प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को जो सेल रासायनिक ऊर्जा में बदलता है उसको हम कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर। और रासायनिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसको कहा जाता है विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का उदाहरण जो है वो होता है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। ठीक है ना। तो इस तरीके से दो प्रकार के हम सेल को पढ़ेंगे, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो विद्युत अपघटनी सेल रहेगा। विद्युत अपघटनी सेल के बारे में आज अपने को पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। और विद्युत अपघटनी सेल जो है इसकी संरचना बहुत ही आसान है, बस अपने को इसके कुछ नियम हैं, वो नियम अपने को कुछ याद रखने हैं। देखिए विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, तो मैं यहाँ पे इसकी संरचना बना देता हूँ। देखिए ये है एक पात्र, इस पात्र को भी हम, इसका भी एक अलग से नाम रख देते हैं, विद्युत अपघटनी पात्र। ठीक है, कंटेनर, इंग्लिश में कंटेनर कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर। तो विद्युत अपघटनी पात्र है ये। इस पात्र के अंदर क्या भरा होता है, विद्युत अपघट्य भरा होता है। ठीक है,
इसमें जो रसायन भरा हुआ है वो है वैद्युत अपघट्य, ठीक है, विद्युत अपघट्य इसमें भर दिया। इसी ये कंटेनर है, विद्युत अपघट्य भर दिया। विद्युत अपघट्य वो होगा जो अपने आयनों में विभाजित होगा। अब इसमें हमने क्या करा, दो ऐसे करके इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ठीक है, इनको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इलेक्ट्रोड जो है अपन मान सकते हैं कि दो छड़ें होती हैं, या फिर इलेक्ट्रोड्स जो है वो प्लेटों के रूप में भी होते हैं, प्लेटें होती हैं, ठीक। तो इनको लगा दिया। अब इनको हमने फिर क्या किया, आगे एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, ये लीजिए, ये बैटरी के साथ जोड़ दिया, ठीक। ये वाला जो सिरा है, इस सिरे को हम पॉजिटिव, और जो ये वाला सिरा है ये नेगेटिव, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल बैटरियां होती हैं उनमें भी दो सिरे होते हैं, एक प्लस वाला सिरा होता है और एक माइनस वाला सिरा होता है। तो ये प्लस, इस प्लस वाले को हमने नाम दिया एनोड, और जो माइनस वाला है उसको हमने नाम दिया कैथोड, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये हमने सेल बना दिया। इतनी चीज आपको याद रखनी है इसमें। देखो मैंने तीन ही चीजें बताई हैं आपको जो याद रखना है भाई, कंटेनर है उसको तो याद करने की जरूरत है ही नहीं। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे हैं, और इलेक्ट्रोड में एक एनोड है और दूसरा कैथोड है, ठीक है। दो चीजें तो ये याद रखनी है। और तीसरा इसके अंदर क्या भरा हुआ है, विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। बात क्लियर हुई। तो ये दो चीजें, तीन चीजें आपको इसमें याद रखनी। अब इसमें क्रिया कैसे होती है, तो क्रिया देखो कैसे होती है। तो देखिए यहीं पे मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर क्रिया किस प्रकार से होगी। तो देखो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो हमने इसमें विद्युत अपघट्य लिया वो विद्युत अपघट्य है, ऐसा मान लेते हैं कि NaCl लिया, NaCl इसके अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब NaCl जो है, अब सोच के देखो, NaCl जो होता है ठोस होता है, तो हमने जब उसका विलयन बनाया होगा तो पानी में डाला होगा उसको, तो पानी में जैसे ही डाला NaCl को, तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया। क्लियर हुई ना। तो NaCl इसमें टूट गया ये। अब देखो, अब जैसे ही ये NaCl टूटा तो इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन गए होंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, है ना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे करके बहुत सारे आयन इसके अंदर बने। तो अब ये आयन जाएंगे कहाँ, जब इसके अंदर ये टूट गए हैं, पानी में जाने के बाद में इनका वियोजन हो गया है, या हम कहते हैं आयनन हो गया है, तो अब ये जाएंगे कहाँ। तो देखिए जो तो नेगेटिव वाले हैं, ये देखो, है ना, क्लोरीन जो हुआ नेगेटिव, ये वाला, ये क्लोरीन पड़ा, ये क्लोरीन पड़ा, इधर लिख देते हैं ये रहा क्लोरीन। तो जो नेगेटिव वाले हैं, जो माइनस है, माइनस तो किधर जाएगा, प्लस की ओर, क्योंकि माइनस और प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो जितने भी Cl हैं वो कहाँ चले जाएंगे, प्लस वाले सिरे पे, और जितने भी पॉजिटिव हैं यानी कि Na पॉजिटिव हैं वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, नेगेटिव सिरे पे चले जाएंगे। क्लियर हुई ना बात। तो देखो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ कि कैथोड प्रक्रिया, जो कैथोड है उस पर क्या क्रिया होती है। देखो तो कैथोड है कौन सा, पहले तो ये देखो, यही वाला है ना कैथोड। तो कैथोड वाला जो है वो माइनस से है, देखो ध्यान से, इस माइनस पे कौन आएगा, प्लस आएगा, ठीक। तो देखो ये Na प्लस ये कैथोड पे आ जाएगा, और क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। चलो ये दो इलेक्ट्रॉन लिखता हूं मैं, एक बार दो Na लिख लेता हूं। ये कहां से है इलेक्ट्रॉन, अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन इस Na में जुड़ेंगे, तो Na इसमें बदल जाएगा, Na X में या सॉलिड में बदल जाएगा। अब वो सॉलिड जो है, ठोस अवस्था में जो सोडियम है वो इस सिरे पे ऐसे चिपकता रहेगा, इस सिरे पे चिपकता रहेगा, ठीक है। ये चिपकना स्टार्ट हो जाता है, और ये छड़ जो है ना, जो पतली छड़ है वो मोटी हो जाती है क्योंकि सोडियम चिपक गया इसके ऊपर, ठीक। अब ये तो क्रिया कैथोड पर होगी। एनोड पर देखो क्या क्रिया होगी, एनोड पर क्रिया। तो
ये है, इस पे कौन जाएगा, Cl जाएगा क्योंकि वो माइनस वाला है। तो देखो Cl जो है, यहाँ 2 Cl ले लेते हैं। Cl पे कौन सा चार्ज है, देखो ध्यान से, माइनस है ना, सभी Cl के ऊपर माइनस आवेश है, यहाँ पे आप देख लो माइनस है। तो ये Cl क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। जैसे एक Cl है तो एक Cl 1 इलेक्ट्रॉन देगी, तो 2 कितनी देगी, 2 दे देगी, तो 2 Cl। तो ये Cl ने जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन त्यागे तो Cl 2 में बदल जाएगा, और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे लिख दिए, देखो लिख दिए यहाँ पर, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये पड़े, मतलब ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और इसके अंदर जुड़ के और इसको बदल देंगे। अब जो ये Cl2 है, ये गैसीय अवस्था में होता है, ये ठोस है ना, ये गैस है। तो ये गैसीय अवस्था में क्या होता है, यहाँ पे इस सिरे पे Cl के ना बुलबुले बनते रहते हैं, मतलब बुलबुलों के रूप में क्लोरीन गैस जो है वो निकलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, इसको अगर इकट्ठी करनी है Cl को, तो फिर यहाँ क्या करते हैं, एक कंटेनर लगा लेते हैं इस तरीके का, तो उस कंटेनर में ये इकट्ठी होती रहती है। बात समझ में आ गई सबको। तो ये विद्युत अपघटनी सेल होता है, ये उसकी क्रिया विधि मैंने आपको बता दी कि आयनों को तोड़ देगा, मतलब आयनों में विभाजित करेगा किसी भी उदासीन विद्युत अपघटक को, और उस विद्युत अपघटक को जब ये आयनों में विभाजित कर देगा तो जो आयन है वो अपने विपरीत आवेशित सिरों पर चले जाते हैं। प्लस वाला जो है वो तो किस पे चला जाएगा, माइनस पे, और जो माइनस वाला है आयन वो कौन से सिरे पे चला जाएगा, प्लस वाले पे चला जाएगा। मेरे ख्याल से सबको बात समझ में आ गई होगी, ठीक। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, तो देखिए दूसरा एग्जांपल, अभी इसको मैं यहाँ पे बस साफ कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हम एग्जांपल बदल रहे हैं। मान लेते हैं कि मैंने इसमें AgCl लिया, ठीक है, NaCl की बजाय हमने क्या लिया, AgCl, ठीक। तो AgCl लिया तो AgCl Ag प्लस में और Cl माइनस में टूट जाएगा, ऐसे तो होगा। अब देखो पहले अपन लिख लेते हैं एनोड पर किया, एनोड पर किया, ठीक। तो एनोड पर क्या क्रिया होगी, एनोड कौन सा है, ये वाला है, इस पे कौन इकट्ठा होगा, कौन आएगा इसके ऊपर, प्लस वाला है, तो प्लस पे कौन आएगा, माइनस, तो Cl आएगा इधर, 2Cl अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और किसमें बदल देगा, 2Cl प्लस 2e, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने और इलेक्ट्रॉन देके और Cl2 चेंज हो गया। अब कैथोड पर रिएक्शन देखो, तो कैथोड पर क्या होगा कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वो जो Ag है ये वाला, इस Ag पर जुड़ेंगे आकर और Ag इसमें बदल जाएगा 2AgS, S का मतलब सॉलिड, ठोस अवस्था में बदल जाएगा। यानी कि जो चांदी है वो कहाँ इकट्ठी हो जाएगी, इस रॉड पे इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है, इस रॉड पे इकट्ठी हो जाएगी। अब एक चीज और सोच लो जो मैंने आपको इस एग्जांपल में पढ़ानी थी कि अगर चांदी, ये अगर जो रॉड है ये अगर लोहे की रॉड होती, अगर ये लोहे की रॉड होती और हमने इसमें AgCl लिया होता, तो Ag जो है वो इस लोहे की रॉड पर चिपक जाता, यानी कि इस पूरी रॉड के ऊपर, पूरी प्लेट के ऊपर क्या हो जाता, पूरी चांदी चिपक जाती, यानी कि बाहर से ये कैसा बन जाता, चांदी का बन जाता बाहर से, अंदर तो लोहा है, बाहर क्या है, चांदी है। समझ में आया ना बात। तो इस ये जो प्रक्रिया है ना भाई, विद्युत अपघटन की क्रिया के द्वारा क्या कर दिया जाता है, एक धातु की प्लेट पर या एक धातु की रॉड पर किसी दूसरे धातु का लेप हो गया, इसमें लेप ही तो होएगा, पूरे के ऊपर चांदी चिपक जाएगी तो लेप हो जाएगा। इस क्रिया को ना विद्युत लेपन कहा जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि विद्युत लेपन क्या होता है, यानी कि विद्युत अपघटन की क्रिया में, विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी एक धातु पर किसी दूसरी धातु का लेप करने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। इंग्लिश में विद्युत लेपन को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
प्लेटिंग कहते हैं। तो मेरे ख्याल से विद्युत अपघटन सबको समझ में आ गया होगा क्या मतलब होता है इसका। धातु या जो लवण है उनको कैसे तोड़ना है, प्लस माइनस में तोड़ देना है, प्लस वाले को माइनस में जोड़ देना है और माइनस वाले को प्लस में जोड़ देना है। समझ में आई? तो ये भैया विद्युत अपघटन इस प्रकार से होता है। क्लियर? चलिए, अब जो विद्युत अपघटन है इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने वर्क किया। वर्क करने का मतलब भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उन सभी साइंटिस्टों में एक साइंटिस्ट था फेराडे। ठीक है, नाम आपने हो सकता है सुना होगा फेराडे का, आपने 11th में सुना होगा, फिजिक्स में भी आता है और शायद 10th में भी अगर हो सकता है आपने सुना हो उसके बारे में। तो फेराडे जो था ना, उसने इस पे एक्सपेरिमेंट किया और उसने कुछ नियम दिए थे। ठीक है, वो नियम अपने को याद रखने हैं। देखिए, तो हमारा टॉपिक रहेगा फेराडे के नियम। ठीक है, तो फेराडे के नियम क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। देखो, पहले मैं आपको फेराडे के नियमों से पहले एक सेल बना देता हूं ताकि आपको बात जो है वो समझ में आ जाए। देखो, ये वही सेल है जो भी मैंने बनाया था, वही वाला है ये। ठीक है, और हम जानते हैं कि इस सेल में ये व्यवस्था होती है, विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, और इस विद्युत अपघट्य में अपन जानते हैं कि इन पर क्या है, कोई ना कोई तत्व जो है इकट्ठे होते हैं। जो छड़ होती है उसके ऊपर कोई ना कोई तत्व निक्षेपित होता है या एकत्रित होता जाता है। क्लियर है? तो ये तत्व जब निक्षेपित होगा, मतलब इसके ऊपर अभी अभी हमने पढ़ा चांदी इकट्ठी हो जाएगी, तो चांदी की कितनी मात्रा इकट्ठी होगी, कितनी चांदी एकत्रित होगी, इस मात्रा से संबंधित फेराडे ने एक नियम दिया था। समझ में आई बात? तो वो मात्रा से संबंधित नियम जो है वो फेराडे का प्रथम नियम कहलाता है। ठीक है, तो फेराडे के दो नियम हैं। पहला नियम है फेराडे का प्रथम नियम। ठीक है भाई, तो प्रथम नियम जो है वो देखो क्या होता है। देखो, फेराडे का प्रथम नियम ये है, फेराडे ने ये कहा था कि जब किसी विद्युत अपघटनी सेल में धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा सेल में प्रवाहित की गई धारा के समानुपाती होती है। क्लियर? पदार्थ का जब विद्युत अपघटन होता है तो इलेक्ट्रोडों पर यानी कि कैथोड और एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की जो मात्राएं हैं कि वो कितने कितने ग्राम मुक्त हुए, ये किसके समानुपाती है? उस धारा के जो उस सेल में प्रवाहित की गई। ठीक, अब इसी नियम को यहां पर हम फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं। देखिए, फॉर्मूला है W समानुपाती Q। W का मतलब है ग्राम में मात्रा, मतलब वेट हो गया, वेट, तो ग्राम में मात्रा किसके समानुपाती है? आवेश के। ये आवेश है। ठीक है, यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि जितना ज्यादा धारा प्रवाहित की जाएगी उतना ही ग्राम में मात्रा ज्यादा होगी, जितना आवेश अधिक होगा उतना ही पदार्थ अधिक निक्षेपित होगा। AgCl के एग्जांपल में हम ये कह सकते हैं कि उतनी ही चांदी ज्यादा मात्रा में निक्षेपित होगी या ज्यादा मात्रा में इकट्ठी होगी। क्लियर कोई बात? अब देखो, Q जो है ये वास्तव में IT होता है। Q इज इक्वल टू होता है IT। I का मतलब धारा है, T का मतलब इसमें टाइम है। ठीक, टाइम। Q का मतलब आवेश है, तो Q इज इक्वल टू IT होता है। तो हम Q की जगह IT रख देते तो W समानुपाती IT। ठीक, समानुपाती का निशान हटाएंगे तो W इज इक्वल टू आ जाएगा ZIT। ठीक, जो Z है इसको कहा जाता है विद्युत
रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं जेड। ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की अगर हम बात करें कि होता क्या है, तो इसकी परिभाषा भी बनाई जा सकती है कि जब 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक किसी विद्युत अपघटन में प्रवाहित की जाती है, तो पदार्थ की निक्षेपित होने वाली जो मात्रा है वो किसके बराबर होती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। यानी कि Z बराबर W आ जाएगा ना। देखो I और T अगर 1 हो गया, 1 × 1 = 1, तो Z बराबर क्या आ जाएगा, W। तो ये परिभाषा हो जाएगी इसकी। समझ में आई बात? अब देखो जो Z है इसका भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक, Z होता है m/nf। ठीक, Z m/nf होता है, तो मैं इसको इसमें रख देता हूं। ठीक है, तो देखो W m/nf × ID, ये आपका फॉर्मूला बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर हम स्टार लगा देते हैं काफी सारे। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपको जो पहला क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल, वो इस फॉर्मूले पे बनता है। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले पे बनता है। अब इसको आपने याद रखना है कि इसको कैसे अप्लाई करेंगे, वो तो मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। याद रहेगा? चलिए, तो अब इस फॉर्मूले में पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग हैं कौन कौन। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला है। W का मतलब यहां पर क्या है? ठीक है, तो W यहां पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है, और वो मात्रा किस में है, ग्राम में है। निक्षेपित पदार्थ की मात्रा m जो है, m वो तत्व का, जो तत्व निक्षेपित हो रहा है उसका परमाणु भार है। ठीक, फिर अगर हम बात करें I, तो I जो है वो धारा है, और किस में है, वो एम्पियर में। ठीक है, T जो है वो समय है, और समय भी किस में है, सेकंड में। और N जो है ये त्यागे गए या ग्रहण किए गए तत्व इलेक्ट्रॉनों की संख्या। त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समझ में आई ना बात? तो ये भैया, ये फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीजें कौन कौन है, ये मैंने आपको बता दिया। ये फैराडे का प्रथम नियम है। इस नियम को आपने अच्छे से याद कर लेना है। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल कैसे करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो, तो ये नियम आपको, ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है। ठीक, अभी मैं न्यूमेरिकल बताता हूँ आपको कैसे करना है इसके ऊपर। तो देखो भाई, न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो मैं न्यूमेरिकल लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो, हाँ, ये कह रहा है, क्वेश्चन है 1 एम्पियर धारा 15 मिनट तक NaCl विलयन में प्रवाहित की गई। ठीक, तो ये कह रहा है कि कितने ग्राम Cl2 मुक्त होगी। ठीक, ये सवाल है। 1 एम्पियर धारा 15 मिनट तक NaCl विलयन में प्रवाहित की गई, कितने ग्राम Cl2 मुक्त होगी। उसने ये नहीं कहा भाई कैथोड में मुक्त होगी
कैसे जो Cl2 का जो इक्वेशन है वो कैसे बनती है, समीकरण इस प्रकार से बनती है, याद कर लो मैंने अभी अभी लिखवाई थी। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है माफ कीजिएगा माइनस, है ना, Cl ऐसे लिख देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे तो था। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग किए, तो यानी कि n कितना हो गया, 2 हो गया, n 2। I कितनी है, कितने एम्पीयर है, 1। t कितना है, 15 मिनट है, तो 15 मिनट को अपन क्या करेंगे, सेकंड में बदल देते हैं, तो 15 से 900 सेकंड हो जाएगा, 900 सेकंड। ठीक, उसके बाद में m जो है Cl2 का m जो है वो 71 होता है, यानी कि 1 Cl जो है 35.5 का होता है, तो 2 Cl कितने के होंगे, 71 के हो जाएंगे। और देखो क्या रहेगा, f जो था वो था फैराडे 96500। ठीक है, तो मैं आपको बताना भूल गया, F = 96500 होता है फैराडे। फैराडे का मतलब होता है 96500 क्या चीज है, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश 1 फैराडे होता है, यानी 96500 होता है। ठीक, तो अब अपने इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला देखो, W = m/nf × it। m कितना है, 71 है, n कितने हैं, 2 है, फैराडे कितना है, फिक्स रहेगा ये, तो 96500 रहेगा, और I कितना है, 15 है, T कितना था, T कितना है, 15 × 60 है, और I कितना था, 3 था। ठीक है, अब आपने इसको सवाल को, इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो ये आ जाएगा 0.331 ग्राम आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें कुछ चीजें आपको सवाल में नहीं दी होंगी, जैसे Cl2 है ना, इसका m नहीं कभी भी दिया जाएगा, या किसी भी धातु का अगर आप याद करोगे तो m आपको खुद को पता होना चाहिए। क्लियर है, तो m पता होना चाहिए, दूसरी सारी चीजें जो है वो आपको इसमें दी हुई होती है। ठीक है भैया, तो ये फैराडे का प्रथम नियम और उसके ऊपर सवाल किस प्रकार से आएगा वो मैंने आपको बता दिया, तो इसको अच्छे से आपने पढ़ लिया।